नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्री बीएसटीसी 2026 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, छह गांव ए बी सी डी ई तथा एफ है, एफ डी के पश्चिम में है। एफ है वो बताया गया है डी के पश्चिम में है, डी के पश्चिम में है एफ, और यह है वो 1 किमी दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया 1 किमी। उसके बाद में बताया है बी है वो ई से 1 किमी पूर्व में है। यहाँ पर बी और ई की उपस्थिति नहीं है, तो एक बार इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद में ए ई से 2 किमी दक्षिण में है, ए और ई की भी यहाँ पर उपस्थिति नहीं है, तो एक बार इसे छोड़ दो। उसके बाद में है सी ए से 1 किमी पूर्व में है, यहाँ पर भी सी और ए का कोई अता पता नहीं है, तो आगे देखिए डी है वो ए से 1 किमी दक्षिण में है। बताया गया है कि डी है वो ए से 1 किमी दक्षिण में है, यानी यहाँ पर ए गांव स्थित है और इसके 1 किमी दक्षिण में डी स्थित है। यानी ये कथन पूरा हो चुका है और ये कथन पूरा हो चुका है। अब दूसरा कथन देखते हैं, बी ई से 1 किमी पूर्व में स्थित है। बी और ई अभी तक यहाँ पर नहीं है, तो छोड़ दो। ए ई से 2 किमी उत्तर में है, ए है वो ई से 2 किमी उत्तर में है, यानी यहाँ पर क्या स्थित है, ई गांव। यानी ये यहाँ पर 1 किमी दूरी पर स्थित है, तो ए और ई के बीच की दूरी हो जाएगी 1 और 1 2 किमी, यानी यह कथन भी हमारा पूरा हो चुका है। उसके बाद में आगे देखिए सी ए से 1 किमी पूर्व में है, सी है वो ए से 1 किमी पूर्व में है। उसके बाद में एक कथन ये बच गया, बी है वो ई से 1 किमी पूर्व में है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी ई से 1 किमी पूर्व में है। अब प्रश्न पूछा है कौन से गांव एक पंक्ति में है, तो यहाँ पर 3 गांव है वो एक पंक्ति में है, ए डी और ई, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए डी और ई, और ए डी ई है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस शब्द की जल छवि समरूप नहीं होगी, यानी जल छवि है वो समान नहीं बनेगी, उस शब्द के बारे में बताना है। तो पहला शब्द है के आई सी के। जल छवि की एक खास बात होती है कि इसका ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग में बदल जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर वाले भाग में बदल जाता है। तो हमें वह शब्द ढूंढना है जिसका नीचे वाला और ऊपर वाला भाग बदलने पर वह आकृति पूर्ण रूप से अलग हो जाएगी। तो पहली आकृति में के ऊपर नीचे सेम रहेगा, आई भी सेम रहेगा, सी भी सेम रहेगा, के भी सेम रहेगा, यानी इसकी जल छवि है वो कैसी बनेगी, समरूप। यानी पहला तो सही नहीं हो सकता। इसी प्रकार से सी ओ डी ई की भी जल छवि समरूप बनेगी, एच आई के ई की भी समरूप बनेगी, लेकिन डी आई एस सी में है वो समरूप छवि नहीं बनेगी। जो एस है वो, यह एस है वो उल्टा हो जाएगा, तो 4 है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए बी, केवल 4 है जिसकी जल छवि समरूप नहीं बनेगी। प्रश्न संख्या 3, 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी व उड़िया दोनों बोलते हैं, 12 मराठी व हिंदी दोनों बोलते हैं, 13 अंग्रेजी तमिल व हिंदी तीनों बोलते हैं, तथा शेष बंगाली व हिंदी दोनों बोलते हैं। बंगाली बोलने वालों का मराठी बोलने वाले के साथ अनुपात है। इसके बारे में हमें याद करने के लिए देखिए, सबसे पहले कुल लोगों की संख्या बताई गई है 60, बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या है 10, असमिया बोलने वालों की संख्या है 5, हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या है 10, मराठी और हिंदी बोलने वालों की संख्या है 12। इसी प्रकार हमें दिया गया है अंग्रेजी तमिल और हिंदी बोलने वालों की संख्या है 13। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, कुल लोगों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो अब तक कुल लोग होंगे 10, 5, 10, 12, 13 यानी 50। तो पीछे बचे 10 लोग, तो 10 लोग बोलते हैं बंगाली और हिंदी दोनों। तो ऐसे 10 लोग हो जाएंगे जो बंगाली और हिंदी दोनों भाषा बोलते हैं। उसके बाद में आगे देखिए बंगाली बोलने वाले लोग, तो बंगाली बोलने वाले में केवल बंगाली बोलने वाले और बंगाली व हिंदी दोनों बोलने वाले जुड़ जाएंगे। बंगाली बोलने वाले 10 थे और बंगाली व हिंदी वाले भी 10 है, तो 10 और 10 हो जाएगा 20। उसके बाद में मराठी बोलने वाले हो जाएंगे, मराठी और हिंदी दोनों बोलने वाले, तो मराठी बोलने वाले और हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी 12। अनुपात एक ही है, बंगाली और मराठी, तो आप अनुपात निकालना है 20:12। तो 20:12 को जब हम हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 5:3। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, 5:3 या 3:5। प्रश्न संख्या 4 देखिए, नीचे दी गई अक्षर संख्या सीरीज में पता लगाएं कि बाईं ओर से 5वें अक्षर संख्या के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है। बाईं ओर से 5वां अक्षर, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर है आर। अब आर के दाईं ओर 8वां अक्षर ज्ञात करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां अक्षर हो जाएगा एस, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 5, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रोशन कहता है
यह लड़का मेरे पिता की इकलौती संतान का बेटा है। रोशन की पत्नी का उस लड़के से क्या संबंध है? तो रोशन की पत्नी का उस लड़के से संबंध हो जाएगा माता। तो देखिए, रोशन के पिता की इकलौती संतान स्वयं रोशन होगा, और इकलौती संतान का बेटा यानी रोशन का बेटा होगा, अतः वह लड़का है वो रोशन का बेटा होगा, और रोशन की पत्नी उस लड़के की होगी माता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 6, लता अपने घर से 15 किमी पश्चिम की ओर गई। माना कि लता का घर यहाँ पर बना हुआ है और लता शुरुआत में 15 किमी अपने घर के पश्चिम दिशा की ओर जाती है। तो यहाँ पर दर्शा दिया 15 किमी पश्चिम की ओर। उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किमी जाती है, यानी यहाँ से यह बाई घूमी और 20 किमी है वो बाईं ओर चली। उसके बाद में आगे बताया है, फिर वह पूर्व की ओर मतलब इस दिशा की ओर घूमी है और 25 किमी चली है, यानी यहाँ से यह पर चली है 25 किमी। उसके बाद में आगे क्या दे रखा है, अंत में बाईं ओर मुड़कर मतलब ऊपर की ओर मुड़कर 20 किमी चली, यानी यहां से अब यह 20 किमी उत्तर की ओर तय करती है, 20 किमी। अब आगे सवाल पूछा है, अब वह अपने घर से कितनी दूर है? तो इसका प्रारंभिक स्थान या घर यहाँ पर है और अंतिम स्थिति यहाँ पर है, और हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 25 किमी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 15 किमी। तो 25 में से 15 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 किमी, यानी लता अपने घर से 10 किमी वर्तमान समय में दूर है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक पंक्ति में उत्तर दिशा के सम्मुख खड़े हैं। बी जी के ठीक दाईं ओर है और ई का पड़ोसी है। जी एकदम कोने पर नहीं है। ए ई के बाईं ओर छठे स्थान पर है। एच सी के दाईं ओर छठे स्थान पर है। एफ जी का पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जिस समय हम इन आठों की स्थिति को दर्शाएंगे तो वे है वो इस प्रकार स्थिति में बैठेंगे। देखिए, पहला कथन दे रखा है बी जी के ठीक दाईं ओर है। बी है वो जी के ठीक दाईं ओर है और ई का पड़ोसी है, तो ये रहा बी है वो ई का पड़ोसी। जी एकदम कोने पर नहीं है, जी है वो कोने पर नहीं है। उसके बाद में बताया है ए है वो ई के बाईं ओर छठे स्थान पर है। ए है वो ई के बाईं ओर छठे स्थान पर, 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पर है। उसके बाद में अगला कथन है एच सी के दाईं ओर छठे स्थान पर है। एच है वो सी के दाईं ओर छठे स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में आगे एफ जी का पड़ोसी नहीं है। एफ है वो जी का पड़ोसी नहीं है, बीच में डी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अब हमें कथन देखना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन है सी ए के ठीक बाईं ओर है। सी है वो ए के ठीक बाईं ओर नहीं है, यह है यहाँ पर दाईं ओर, मतलब यह कथन है गलत। उसके बाद में दूसरा कथन है डी बी तथा एफ का तुरंत पड़ोसी है। डी है वो बी और एफ का तुरंत पड़ोसी नहीं है। एफ का पड़ोसी है लेकिन बी का नहीं है। इसके बाद में अगला कथन हो जाएगा जी डी के ठीक दाईं ओर है। जी है वो डी के ठीक दाईं ओर है, यह कथन क्या है? सही है। उसके बाद में अगला कथन देखिए ए और ई सबसे अंत में है, ए और एच सबसे अंत में है, इसका मतलब यह कथन भी गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जी डी के ठीक दाईं ओर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, पेट्रोल, फास्फोरस और रसोई गैस उपरोक्त में क्या समानता है? पहला कथन ये ईंधन है। दूसरा ये अत्यधिक ज्वलनशील है। तीसरा इन्हें बिना अनुमति के नहीं बेचा जा सकता। और चौथा भारत को इनका आयात करना पड़ता है। तो इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा ये अत्यधिक ज्वलनशील है। पेट्रोल, फास्फोरस और रसोई गैस, इनमें आग लगाने पर ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं, तो ये अत्यधिक ज्वलनशील की श्रेणी में आएंगे। तो विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, व्हाइट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बायां भाग दाएं भाग में और दायां भाग बाएं भाग में बदल जाता है। जल प्रतिबिंब में ऊपर वाला भाग नीचे भाग में और नीचे वाला भाग ऊपर भाग में, और दर्पण में दायां बायां चेंज हो जाता है। तो हमें बताना है कि व्हाइट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो व्हाइट है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, यानी डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आएगा एच, उसके बाद में आई, उसके बाद में होगा टी और उसके बाद में आ जाएगा ई। तो ऐसी जो आकृति बनेगी वो हमारा उत्तर हो जाएगा, और यह आकृति है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्द को उसमें आते हैं तथा सही क्रम का चयन कीजिए। तो इन अक्षरों को हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाना है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाते समय ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन सा वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, उसके अनुसार हम उन्हें क्रम देंगे। तो इन्हें जब हम क्रम में जमाएंगे तो क्रम आ जाएगा 5 1 4 3 2 6। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी।
उसके बाद में प्रश्न संख्या 11, रमा को रानी से ज्यादा नंबर मिले, रमा को रानी से ज्यादा नंबर मिले, तो रमा के पास ज्यादा नंबर है रानी से। अगला कथन है रानी को रत्ना से कम नंबर मिले, रानी को है वो रत्ना से कम नंबर मिले, यानी रत्ना के नंबर ज्यादा है रानी से। उसके बाद में अगला कथन है रत्ना को पद्मा से ज्यादा नंबर मिले, रत्ना को है वो पद्मा से ज्यादा नंबर मिले, तो यहाँ पर आ गई पद्मा। उसके बाद में अगला कथन है पद्मा को रमा से ज्यादा, पद्मा को रमा से तो ज्यादा मिले हैं, लेकिन आगे और दूसरा कथन दे रखा है लेकिन रत्ना से कम नंबर मिले हैं, यानी रत्ना से कम नंबर मिले हैं। तो हमें बताना है सबसे ज्यादा नंबर किसे मिले। जब हम इन्हें सही क्रम में जमाएंगे तो सही क्रम आएगा ये रत्ना, उसके बाद में पद्मा, रमा और रानी, यानी सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे रत्ना को और सबसे कम नंबर मिलेंगे रानी को। तो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोशानुसार व्यवस्थित करें और बताएं कि दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द है, अपने आप व्यवस्थित कर लेना है, और दूसरे नंबर पर शब्द आ जाएगा प्रेगमेटिक, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसके बारे में हमें बताना है। पहले रो में संख्या दे रखी है 3, 370 और 7, इनके बीच में संबंध देखिए 3 की घात 3 और 7 की घात 3, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा देखिए 370। 3 की घात 3 हो जाएगा 9 और 7 की घात 3 की घात 3 हो जाएगा 27 और 7 की घात 3 हो जाएगा 343। 343 में 27 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 370। इसी प्रकार 2 की घात हो जाएगा 8 और 6 की घात हो जाएगा 216, तो आ जाएगा 224। तो हमें प्रश्नवाचक के स्थान पर वह संख्या ढूंढनी है जिसका क्यूब 1 के क्यूब में जोड़ने पर उत्तर 730 आना चाहिए। तो 1 का क्यूब होता है 1, यानी हमें क्या करना है 730 में से 1 घटा लेना है तो आ जाएगा पीछे 729। अब हमें ढूंढना है कि 729 है वो किसका क्यूब है, तो 729 है वो 9 का क्यूब है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा 9 का क्यूब। तो यहाँ पर जो सारणी में क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर 9 का क्यूब आएगा। इनके बीच संबंध क्या है, इसका क्यूब कर दिया और इसका क्यूब कर दिया और इन दोनों को आपस में प्लस, सेम क्यूब क्यूब और प्लस, इसी प्रकार क्यूब क्यूब और प्लस, यानी बीच वाली संख्या है वो दोनों पास वाली संख्याओं की योग है, क्यूब का योग है। प्रश्न संख्या 14, बेमेल को पहचाने, निपुणता, समता, दक्षता, असमता, इनमें ये है वो सकारात्मक गुण है और यह है वो नकारात्मक है, तो डी है वो अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। एक आकृति दी गई है और हमें बताना है कि इस आकृति में कुल कितनी सीधी रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर यह पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, इसी प्रकार चौथी रेखा, पांचवी रेखा, छठी रेखा, सातवीं रेखा, आठवीं रेखा, नौवीं रेखा, 10वीं रेखा और 11वीं रेखा, यानी यहाँ पर टोटल 11 सीधी रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए 11 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला शब्द है ऋण अनुमोदन, दूसरा संवितरण, तीसरा आवेदन, चौथा सत्यापन। यहाँ पर है वो लोन या ऋण लेने की प्रक्रिया बताई गई है और इन्हें हमें सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जिस समय हम लोन लेने की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उस समय सबसे पहले हम आवेदन करते हैं, तो आवेदन है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो आवेदन यहाँ पर है 3 नंबर पर, तो 3 आएगा सबसे पहले। उसके बाद में होता है दस्तावेजों का सत्यापन, यानी यह है 4 नंबर पर, तो आवेदन के बाद में आ जाएगा सत्यापन, यानी 3 के बाद में आएगा 4। सत्यापन सही होने पर ऋण का अनुमोदन होता है, यानी यह पास होता है और अनुमोदन है 1 नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर आएगा 1। अंत में बैंक द्वारा पैसे खाते में संवितरण यानी डिस्बर्स किया जाता है, यह आएगा 2। तो 3 4 1 2 हमारा सही हो जाएगा। तो 3 4 1 2 ऑप्शन सी है वो सही है। प्रश्न संख्या 17, एक परीक्षा में बैठने वाले 130 छात्रों में से 62 अंग्रेजी में व 52 गणित में अनुत्तीर्ण हुए। 24 अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो अंत में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। हमें दिया गया है कि अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्र है 62, गणित में फेल होने वाले छात्र है 52 और दोनों में फेल होने वाले छात्र है 24। तो कुल फेल हुए छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 62 और 52 को जोड़ देंगे और 24 को इसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास कुल फेल हुए छात्रों की संख्या मिल जाएगी। तो 62 और 52 माइनस 24 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 114 माइनस 24 बराबर 90, यानी 90 छात्र है वो फेल हुए हैं।
और टोटल छात्रों की संख्या दी गई है 130। 130 में से 90 घटा देंगे तो 40 छात्र आ जाएंगे जो है वो परीक्षा में पास हुए हैं। प्रश्न संख्या 18, ए बी का भाई है, डी ई का भाई है, सी ए का पिता है, ई बी की पुत्री है, तो डी के चाचा कौन है? तो डी के चाचा हो जाएगा ए। आप इसे देख लेना। अगला प्रश्न देखो, पुजारी ने भक्त से कहा मंदिर की घंटी प्रत्येक 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजाई जाती है। पिछली बार घंटी 5 मिनट पहले बजाई गई, अगली बार घंटी 7:45 बजे बजाई जाएगी। तो पुजारी ने भक्त को यह जानकारी किस समय दी? यानी एक मंदिर है जिसमें प्रत्येक 45 मिनट बाद में घंटी बजाई जाती है और पुजारी ने कहा है कि जो पहले घंटी बजी है वो घंटी बजी है 5 मिनट पहले और अगली घंटी बजने वाली है 7:45 पर। यानी जो पहले घंटी बजी है वो बजी है 7 बजे। यानी अब जो पुजारी टाइम जिस समय यह बात बता रहा है तो 7 में 5 जोड़ देंगे तो 7:05 पर यह जानकारी पुजारी द्वारा भक्त को दी जा रही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 20, निम्नांकित में से प्रश्न चिन्हों की जगह क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए दो आकृतियां दिए गई हैं और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है और हमें बताना है कि इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि एक दर्पण है, इसी प्रकार यहाँ पर भी कल्पना करें कि यहाँ पर एक दर्पण है, तो इस दर्पण छवि की इसकी छवि ऐसी बनेगी और इसकी ऐसी बनेगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित सूचना को पढ़कर उत्तर दीजिए। रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। इस प्रश्न को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए आप एक सारणी बना लो। जितने भी खिलाड़ी है उन खिलाड़ियों के इस तरफ नाम लिख दो और इस तरफ खेलों के नाम लिख दो और जिसमें वे अच्छे हैं उसे खाली छोड़ दो और जिसमें वे अच्छे नहीं है उस पर क्रॉस लगा दो और इस सारणी को पूरा भर लो और आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हो। तो पहला कथन दे रखा है रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। यह रहा रवि और यह रहा कुणाल, हॉकी और वॉलीबॉल में ये दोनों अच्छे हैं, यानी यहाँ पर क्रॉस नहीं लग रखा है। उसके बाद में अगला कथन है सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं। सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं। उसके बाद में अगला कथन है गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। तो यहाँ पर ये रहा क्रिकेट और ये रहा वॉलीबॉल, इन दोनों में ये अच्छे हैं। अगला कथन है सचिन गौरव और माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। सचिन गौरव और माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। तो ये रहा फुटबॉल और यहाँ पर रहा बेसबॉल। अब इस आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है बेसबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल और फुटबॉल में कौन अच्छा है? बेसबॉल क्रिकेट फुटबॉल और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है? तो हमें इस व्यक्ति को ढूंढना है जहां पर ये चारों कॉर्नर खाली है। तो यहाँ पर देखिए ये चारों खाली है, यानी गौरव है वो इन चारों में अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है? हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल इन तीनों को खाली छोड़ देना है और इनमें जो अच्छा है उसे हमें टिक करना है। हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल ये रहा, यानी कुणाल है वो इन तीनों में अच्छा है। तो ऑप्शन बी कुणाल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेसबॉल वॉलीबॉल और हॉकी में कौन अच्छा है? बेसबॉल वॉलीबॉल और क्वेश्चन अगला क्या दे रखा है? बेसबॉल वॉलीबॉल और हॉकी, हॉकी में कौन अच्छा है? यानी इन तीनों में खाली आ जाएगा, वो है वो इन सब में अच्छा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर खाली है रवि है वो इन तीनों में अच्छा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी रवि सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, दिए गए चित्र में अज्ञात अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है वो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है और बाकी सभी में संख्या दर्शाई गई है। तो हमें ज्ञात करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इनके बीच का संबंध 9 और 4 को गुना कीजिए 36, 36 का वर्गमूल निकालिए तो आ जाएगा 6। इसी प्रकार 16 और 9 को गुणा कीजिए आ जाएगा 144, 144 का वर्गमूल निकालिए तो आ जाएगा 12। इसी प्रकार हमें क्या करना है? 20 का वर्ग याद करना है। 20 का वर्ग होता है 400 और 400 में हम 16 का भाग देंगे तो हमारे पास यह संख्या आ जाएगी। तो 400 में 16 का भाग देने पर आएगा उत्तर 25, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 25। तो इनके बीच का संबंध देख लीजिए, इन दोनों को गुणा किया गया है और इनका वर्गमूल ज्ञात किया गया है। सेम यहाँ पर भी गुणा और वर्गमूल सेम, 16 और 25 को गुणा और इनका यहाँ पर क्या निकाला है? वर्गमूल। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष की खास बात यह होती है कि इसमें दिनों की संख्या होती है 367 और जो सामान्य वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या होती है 365। हमें ज्ञात करना है कि इसमें से कौन सा वर्ष है जिसमें दिनों की संख्या 365 है, 367 नहीं है।
तो इसे ज्ञात करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष है या एलिप वर्ष है, सामान्य वर्ष है, इसे ज्ञात करने के लिए आप क्या करें, उसमें 4 का भाग दे दें। लेकिन 4 का भाग आपको उस समय ही देना है जिस समय वह एक ऐसे वर्ष के रूप में है जिसमें डबल जीरो नहीं है अंत में। यदि अंत में डबल जीरो है तो वहां पर 4 का भाग काम नहीं आएगा, वहां पर आपको भाग देना होगा 400 का। तो हम इसे चेक करेंगे, डबल जीरो है 400, तो 400 4800 में 400 का भाग देंगे तो 4800 डिवाइड बाई 400, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 12 चौक 48, यानी ये पूरा कट रहा है। ये ऑप्शन है वो लीप वर्ष है, लेकिन हमें नहीं ज्ञात करना है। हम इसी प्रकार 1992 को चेक करेंगे। अब ऐसे वर्षों के लिए हम क्या करते हैं कि अंत के दो संख्या में 4 का भाग दे देते हैं। तो 92 में देंगे 4 का भाग, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 23 बार भाग जाएगा, यानी यह भी है वो लीप वर्ष है। इसी प्रकार 84 में भी 2 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, सॉरी 84 में 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी 21 बार भाग जा रहा है। अब 1900 में हम 400 का भाग देंगे, 1900 डिवाइड बाई 400, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए और 19 में 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन डी 1900 है वो लीप वर्ष नहीं है। हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित विकल्पों में दी गई संख्याओं में कोई संबंध है, विषम का चयन कीजिए। 4 संख्याओं के जोड़े दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें सबसे अलग कौन सा है। पहला जोड़ा दे रखा है 3 और 8 का, 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 9 माइनस 1 बराबर आगे 8। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर माइनस 1, शतरंग 36 माइनस 1 बराबर आगे 35। इसी प्रकार अगला जोड़ा 7 का स्क्वायर माइनस 1, सातों साती 49 माइनस 1 बराबर 48। इसी प्रकार अगला जोड़ा देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 0। तो आप तीसरे जोड़े में देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है, लेकिन हमें करना था माइनस, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 27, इंडिया गेट दिल्ली, तो इसी प्रकार हमें है वो इन जोड़ों में से चुनना है कि कौन है वो इसके समान है। इंडिया गेट एक ऐतिहासिक स्थल है जो दिल्ली में स्थित है। शिकागो अमेरिका का एक शहर है, यह ऐतिहासिक स्थल नहीं है, तो ऑप्शन ए होने से रहा। दूसरा है अल्बानी न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है वो अमेरिका का एक राज्य है जिसकी राजधानी है अल्बानी, तो यह भी है वो गलत है। उसके बाद में आगरा ताजमहल, आगरा एक शहर है और ताजमहल इसमें एक ऐतिहासिक स्थल है, यानी ऑप्शन सी सही हो सकता है। उसके बाद में अगला है चंडीगढ़ रॉक गार्डन, रॉक गार्डन भी है वो एक स्थल है और यह कहां पर स्थित है, चंडीगढ़ में, यानी ऑप्शन और सी और डी दोनों सही हो रहे हैं। तो अब निर्भर करता है कि परीक्षक है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही माने। यदि ऑप्शन सी माने तो भी सही है, ऑप्शन डी माने तो भी सही है। ताजमहल आगरा में है और रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, और इसी प्रकार इंडिया गेट दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 28, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण पर होती है। तो घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे और मिनट की सुई हर घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, और दिन में 12 घंटे में यह 24 बार बनाएगी, लेकिन 24 बार नहीं बनाएगी, केवल और केवल 22 बार बनाएगी। क्यों बनाएगी, क्योंकि 3 बजे और 9 बजे समकोण है वो कॉमन हो जाता है, और दिन में कुल होते हैं 24 घंटे और 12 घंटे में 22 बार बना रही है, तो 24 घंटे में 22 इंटू 2 यानी 44 बार वह है वो समकोण बनाएगी, यानी ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, गुणा का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ है जोड़, माइनस का अर्थ है भाग, और घटाना का, गुणा का अर्थ है जोड़, माइनस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है घटाना, और प्लस का अर्थ है गुणा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के अनुसार आपको गणितीय चिन्ह परिवर्तित करने हैं और इन्हें हल करना है, और हल करने पर आप पाएंगे कि ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होगा। यदि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, सही विकल्प का चयन करें। DES के 03 BOO के क्वेश्चन मार्क, डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एस 19 नंबर पर, के 11 नंबर पर। अब देखिए 4 और 5 9, 9 और 19 28, 28 और 11, 4 और 5 9 19, 9 और 19 हो जाएंगे 28, 28 और 11, 28 और 11 हो जाएंगे 39। अब 39 में जो ये संख्या आई है इन्हें आपस में जोड़ लो, 3 और 2 हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा 12, और 12 को भी आपस में जोड़ लो, 1 और 2 हो जाएगा 3। मतलब यहाँ पर जो
संख्या आ रही है, इन संख्याओं को आपस में बार बार जोड़ा जा रहा है और अंत में क्या आया है 03। इसी प्रकार हम बुक की संख्या ज्ञात करेंगे। बी 2 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, वापस ओ 15 नंबर पर और के आ जाएगा 11 नंबर पर। बी ओ ओ के। अब देखिए 15 और 2 17, 17 और 15 हो जाएगा 32, 32 और 11 हो जाएगा 43। अब हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 को जोड़ने पर आ जाएगा 7, इसके आगे आ जाएगा 0 डबल 0, यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यानी उत्तर हो जाएगा सी। 0 नहीं दे रखा है, 7 के निकटतम तो 7 ही होगा। प्रश्न संख्या 31। एक मीटिंग में एक शहर का नक्शा इस तरह रखा गया कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो उसी तरह उत्तर क्या बनेगा। यानी हमें बताया गया है कि एक शहर का नक्शा एक मीटिंग में इस प्रकार रखा गया है, एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जिसमें दक्षिण पूर्व है वो उत्तर बन जाता है। यानी जो दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व है वो यह क्या बन रहा है, उत्तर, नॉर्थ बन रहा है, यानी यह बन जाएगा साउथ। उसके बाद में आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व यह क्या बन रहा है, पश्चिम, यानी यह बन जाएगा पूर्व। अब हमें बताना है इसी तरह उत्तर क्या बनेगा, तो इसी तरह है वो उत्तर बन जाएगा वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 32। वह संख्या ज्ञात करे जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेगी। टी के 23 13 जे ओ क्वेश्चन मार्क। टी है 20वें नंबर पर, इसमें 3 जोड़े तो आ गए 23। के है 11वें नंबर पर, इसमें 2 जोड़े तो आ गए 13। इसी प्रकार से जे है 10 नंबर पर और इसमें जोड़ने हैं हमें, पहली संख्या में 3 जोड़े गए तो 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 13। ओ है 15 नंबर पर और यहाँ पर दूसरी संख्या में 2 जोड़े गए हैं तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 2, 15 और 2 आ जाएंगे 17, यानी यहाँ पर कोड बनेगा 13 और 17। 13 17 है वो सही हो जाएगा, तो यहाँ पर यह रहा 13 17। प्रश्न संख्या 33। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज गिनने हैं तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, इसी प्रकार से ये यहाँ पर तीसरा त्रिभुज, यहाँ पर चौथा त्रिभुज, पांचवा त्रिभुज, छठा त्रिभुज। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है, यह है सातवां त्रिभुज। इसी प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, यह हो जाएगा आठवां त्रिभुज। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यह हो जाएगा नौवां त्रिभुज। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है 10, यहाँ पर हो जाएगा 11, 12 और 13। उसके बाद में देखिए एक है वो यहाँ पर ये बड़े वाला त्रिभुज ऐसे बन रहा है 14 और एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है 15, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 15। प्रश्न संख्या 34। एक निश्चित कूट भाषा में VOARD को 54 9 37 और WALK को 29 18 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में DREWL को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर BOARD को लिखा गया है 5 4 9 3 7 और WALK इसको लिखा गया है 2 9 1 8। तो इसी कोड भाषा में हमें लिखना है ड्रॉल, DRAWL। यहाँ पर देखिए डी का कोड है 7 तो यहाँ पर आ जाएगा 7, आर का कोड है 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ए का कोड है 9 तो यहाँ पर आ जाएगा 9, डब्ल्यू का कोड है 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2, एल का कोड है 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी DREWL का कोड होगा 73921, 73921। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35। यदि आग को हवा, हवा को पानी, पानी को बादल, बादल को बुलबुला कहा जाए तो मछलियां कहाँ तैरेगी। तो मछलियां सामान्यतः तैरती है पानी में, और यहाँ पर पानी को कहा गया है बादल, तो मछलियां है वो कहाँ पर तैरेगी, मछलियां तैरेगी बादल में। प्रश्न संख्या 36। 3-3 साल के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 साल है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। तो हम मान लेते हैं कि सबसे छोटे बच्चे की आयु है x वर्ष, तो अगले बच्चे दूसरे नंबर के बच्चे की आयु होगी x + 3, इसी प्रकार तीसरे बच्चे की आयु हो जाएगी x + 6, इसी प्रकार चौथे बच्चे की आयु होगी x + 9 और अंतिम बच्चे पांचवें बच्चे की आयु होगी x + 12, और इन सबको जोड़ने पर योग क्या आ रहा है 50, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 50, x x x x x, यानी टोटल हो गए 5x, 3 और 6 9 और 9 18, 18 और 12 हो जाएगा 30, 5x + 30 बराबर आ जाएगा 50। यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर 50 - 30, यहाँ पर 5x बराबर आ जाएगा 20 और x बराबर हो जाएगा 20/5, यानी x बराबर 4। जो सबसे छोटा बच्चा है इसकी आयु होगी 4 वर्ष।
प्रश्न संख्या 37, एक निश्चित कूट भाषा में पिट ना सोम का अर्थ है ब्रिंग मी वाटर, ना जो टोड का अर्थ है वाटर इज लाइफ, टब ओडी पिट का अर्थ है गिव मी टॉय, जो लिट कोड का अर्थ है लाइफ एंड डेथ। उस भाषा में इज का अर्थ निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? तो यह प्रश्न आया है हूबहू पीवाईक्यू से, और इस प्रश्न को हमने पीवाईक्यू सीरीज में हल किया था। यदि आपने उसे देखा है तो इस प्रश्न को आपने गलत नहीं किया होगा, और उसमें हमने इसका उत्तर निकाला था टीओडी, यानी यहाँ पर हमने कॉमन के अनुसार है वो इसका उत्तर निकाला था। यदि मैं आपको वापस बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रश्न देखिए 38, श्रृंखला को पूरा कीजिए। 48, 24, 72, 36, 108। 48 डिवाइड बाई 2, 24 इंटू 3, 72। सेम यहाँ पर वापस डिवाइड बाई 2 इंटू 3, यानी 48 में 2 का भाग दिया तो 24 आ गए, 24 में 3 का गुणा किया तो 72, वापस 72 में 2 का भाग दिया तो 36, 36 में 3 का गुणा किया तो 108। अब वापस यहाँ पर क्या करना है? 2 का भाग देना है। 108 में 2 का भाग देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा 54, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, यदि एक पासे की 4 विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हो तो कौन सा अंक इसके ठीक विपरीत होगा? तो पासे वाले प्रश्नों में आपको ध्यान देना है कि जो कॉमन संख्या है उन कॉमन संख्या को आपको अलग रखना है और भिन्न संख्याओं को अलग रखना है। देखिए पहले दो पासों में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 5 है, वहां पर भी 5 है, ये दोनों संख्या कॉमन है। इसका मतलब जो संख्या 3 है इसके विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 2, यानी इस पासे में 3 के विपरीत है 2। इसी प्रकार से इन अंतिम दो आकृतियों में देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यह दोनों संख्याएं यहाँ दोनों आकृतियों में कॉमन है। तो इसका मतलब 5 के विपरीत क्या आएगा? 1। अब हमें ज्ञात करना है 6 के विपरीत क्या आएगा। तो पीछे 6 के विपरीत एक ही संख्या बची है और वह संख्या बची हो जाएगी 3 के विपरीत 4 और 5, 4 और 5, 3 के विपरीत आ गया 2, 6 और 3, यहाँ पर भी 6 और 3, 5 के विपरीत आ गया 1। तो पीछे बचने वाली संख्या क्या है? पीछे बचने वाली संख्या है 4। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही 4। यहाँ पर गलती से 2 लिख दिया गया है, आप देख लेना। 4 5 4 5 यानी 3 के विपरीत 2 हो जाएगा, 6 3 6 3 यानी 1 के विपरीत 5 हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 4। 4 और 6 एक आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। प्रश्न संख्या 40, मंगलवार को बैठक स्थल पर 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचा। वहां पहुंचने पर मैंने पाया कि उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले पहुंचा जो 40 मिनट देरी से आया था। बैठक का निर्धारित समय क्या था? सवाल दे रखा है कि मंगलवार को बैठक के समय है वो 8:30 पर वह कोई व्यक्ति पहुंचता है 15 मिनट, 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचता है, यानी वहां पर वह मीटिंग में पहुंचता है 8:15 बजे। और आगे कहता है कि वहां पहुंचने पर उसने पाया कि वह उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले पहुंचा जो 40 मिनट देरी से आया था, यानी आधा घंटा पहले, मतलब इसमें हम 30 मिनट और जोड़ देंगे, मतलब जो व्यक्ति वहां पर लेट पहुंच रहा है वह पहुंच रहा है 8:45 पर। अब यह भी बता रखा है कि जो व्यक्ति 8:45 पर पहुंच रहा है यह 40 मिनट लेट है, यानी इसमें से हम 40 मिनट घटा देंगे। तो हमें बताना है कि बैठक का निर्धारण समय क्या है। तो यह 40 मिनट लेट है, यह समय घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8:05 यानी 8:05 है वो मीटिंग का निर्धारित समय है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, नीचे दी गई तालिका में कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा? यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है और बीच में 3 अक्षर दे रखे हैं। तो हमें इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा इसके बारे में ज्ञात करना है। 7 और 3 को आपस में गुणा कर लीजिए, 7 इंटू 3 टोटल होते हैं 21। अब यहाँ पर जो अक्षर दे रखे हैं इन अक्षरों की संख्या को गिन लीजिए। एच 8 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, जी 7 नंबर पर। 8 और 6 14 और 7 हो गए 21। इसी प्रकार 19 और 2 को गुना कर लीजिए, 19 और 2 हो जाएगा 38। अब यहाँ पर ओ 15 नंबर पर, के 11 नंबर पर और एल है 12 नंबर पर। 15 और 11 हो जाएंगे 26, 26 और 12 हो जाएगा 38। इसी प्रकार 8 और 4 को गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32। अब इन्हीं अक्षरों को वापस जोड़ लीजिए, आर 18 नंबर, ए 1 नंबर और एम 13 नंबर। 13 और 1 14, 14 और 18 हो जाएगा 32। इसी प्रकार 20 और 2 को गुणा करेंगे तो 20 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 40। अब इनको गिन लीजिए, एल बराबर है 12 और एफ बराबर है 6, वी टी यू वी ये हो जाएगा 22। 22 और 6 28, 28 और 12 हो जाएगा 40। सेम प्रक्रिया यहाँ पर लागू होगी। 9 और 3 को गुणा करेंगे तो 9 और 3 हो जाएगा 27। 9 और 3 बराबर 27। 9 इंटू 3 बराबर 27। अब यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, ओ का स्थान है 15, यहाँ पर दे नहीं रखा तो इसे मान लेते हैं हम x, और सी दे रखा, सी का स्थान है
15 और 3 हो जाएगा 18। तो हम 27 माइनस क्या कर देंगे 18, तो पीछे बच जाएगा 9। यानी x की जगह कौन सी संख्या आएगी 9, और 9वें नंबर पर आता है i, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा वेन आरेख जादूगरों, संगीतकारों और पेशेवरों के मध्य सही संबंध दर्शाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो हमारा सही होगा। कोई जादूगर है वो संगीतकार भी हो सकता है, इसी प्रकार कोई संगीतकार पेशेवर भी हो सकता है, और कोई पेशेवर जादूगर भी हो सकता है, और कोई व्यक्ति जादूगर, संगीतकार और पेशेवर तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, नीचे दिए गए 3 तत्वों के मध्य सही संबंध को प्रदर्शित कीजिए। कीड़े, तितलियां और बिल्लियां। तितलियां है वो कीड़ों के अंतर्गत आती हैं, तो यहाँ पर यह है तितलियों को दर्शाने वाला वेन आरेख, और ये कीड़ों को दर्शाने वाला वेन आरेख। बिल्लियां है वो कीड़े और तितलियों से पूर्ण रूप से अलग होती है, तो यह वेन आरेख हमारा उत्तर होगा, और यह वेन आरेख बन रखा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 44, यदि REASON को 5 लिखा जाता है, BELIEVED को 7 लिखा जाता है, और गवर्नमेंट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? REASON 6 है और इसे लिखा गया है 5, यानी जो स्पेलिंग में अक्षर है इसमें से -1 कर दिया गया है। 6 - 1 5 आ गया, यहाँ पर 8 - 1 7 आ गया। इसी प्रकार गवर्नमेंट में अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 - 1 बराबर हो जाएगा 9। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, 42 मिनट का 2 घंटों के साथ क्या अनुपात होगा? 42 मिनट का 2 घंटों के साथ अनुपात, 2 घंटों में होते हैं टोटल 120 मिनट। अब इनको काट दीजिए, 42 का आधा हो जाएगा 21, और 120 का आधा हो जाएगा 60। 21 में 3 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 7, 7 में 3 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 20, यानी इन दोनों का अनुपात होगा 7:20। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, वेन आरेख मिलान कंप्यूटर दक्ष स्नातक और कामकाजी। तो कंप्यूटर दक्ष है वो स्नातक हो सकता है, स्नातक है वो कामकाजी हो सकता है, कामकाजी कंप्यूटर दक्ष हो सकता है। तो हमें एक ऐसा वेन आरेख ढूंढना है जो तीनों ही आपस में एक दूसरे को काटते हो, और यह वेन आरेख है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, वेन आरेख मिलान महिलाएं, विवाहित व्यक्ति और कामकाजी पत्नियां। तो महिलाएं है वो किसी न किसी की पत्नियां हैं, तो यहाँ पर आ गया पत्नियां और ऊपर हो गई महिलाएं, और महिलाएं कामकाजी पत्नियां भी हो सकती हैं, विवाहित व्यक्ति भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार का जो वेन आरेख बनेगा वह हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, बेमेल को पहचाने, मछली, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ। यहाँ पर 4 जीवों के नाम दिए गए हैं जो पानी से संबंधित है, लेकिन 3 जीव यहाँ पर ऐसे हैं जो पानी के बाहर भी रह सकते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं। एक जीव ऐसा है जो केवल और केवल पानी के अंदर रहता है, तो ऑप्शन ए है वो हमारा बेमेल हो जाएगा, यानी यहाँ पर मछली सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 49, लड़कियों की एक कतार में अरुणा दाईं ओर से 12वें स्थान पर और बाईं ओर से 4थे स्थान पर है। दाईं ओर से तो है 12वें स्थान पर, यहां से है 12वें स्थान पर, और इस तरफ से है 4थे स्थान पर अरुणा, 4थे स्थान पर यहाँ पर है अरुणा। अब उसके बाद में आगे पूछा है उस कतार में 28 लड़कियां होने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल करना चाहिए? तो 12 और 4 को जोड़ेंगे तो 16, 16 में से 1 गायब कर देंगे तो आ जाएगा 15, यानी वर्तमान समय कतार में टोटल लड़कियों की संख्या है 15, और हमें करनी है लड़कियां 28, तो 28 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 13। तो उस कतार में 28 लड़कियां होने के लिए हमें 13 लड़कियों को और शामिल करना होगा। प्रश्न संख्या 50, दिए गए कथन से पता लगाएं कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है। पहला कथन, क्या रंगीन टेलीविजन पर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए? तर्क 1, हाँ, क्योंकि रंगीन टेलीविजन एक लग्जरी वस्तु है, इसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीदते हैं। दूसरा तर्क दे रखा है, नहीं, टेलीविजन गरीब लोग भी खरीदते हैं। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा तर्क सही है। तो देखिए इसका विस्तृत हल। तर्क 1 कमजोर है, क्योंकि आजकल टेलीविजन केवल और केवल अमीरों की वस्तु नहीं है, गरीब लोग भी अपने घरों में टेलीविजन रखते हैं। दूसरा तर्क व्यावहारिक रूप से मजबूत है, क्योंकि टेलीविजन अब सूचना और मनोरंजन का एक सामान्य साधन बन गया है, जिसे समाज का हर एक वर्ग, अमीर हो या गरीब, सभी द्वारा खरीदा जाता है, इसलिए इस पर अत्यधिक टैक्स नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। तो हमारा केवल और केवल दूसरा तर्क मजबूत है, और दूसरा तर्क यानी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो यह है आपके प्री BSTC 2026 के मानसिक योग्यता वाले प्रश्न का विस्तृत हल। आप इससे अपने आंसर की का मिलान कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके इस भाग में टोटल कितने नंबर मिल रहे हैं। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।